योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है उसकी अटैचमेंट हो जाती है यूट्राइन वॉल से, ठीक है। और ये जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके 7 दिनों के बाद जो है वो इम्प्लांटेशन हो जाती है। आफ्टर द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन डे के बाद जो है जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो 2 लेयर्स में डिवाइड कर जाती है, ठीक है। फर्स्ट लेयर होती है जिसमें नॉन डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, और दूसरी में जो है वो डिस्टिंक्ट सेल्स होते हैं। तो कह रहा है कि मैकेनिज्म क्या होता है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लास्टोसिस्ट जो है इज हेल्ड क्लोजली अगेंस्ट द यूट्राइन एंडोमेट्रियल एपिथेलियम, कि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, आप सब जानते हैं कि एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, यूट्रस में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम लेयर के साथ जो है वो अटैच होता है। यूट्राइन कपिलरीज, यानी कि यूट्रस में जो कपिलरीज होती हैं और यूट्रस की जो वॉल होती है उसके कांटेक्ट में आ जाता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और जो एम्ब्रियो होता है वो पूरे के पूरे न्यूट्रिशन जो है वो किससे लेता है, एंडोमेट्रियम लेयर से लेता है। एपिथेलियम जो है वो एपिथेलियम जो है ये लूजली पैक, इसमें कुछ लूजली पैक्ड फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं लार्ज राउंडेड ग्लाइकोजन फील्ड सेल्स में। जो एरिया है, एरिया जो कॉन्टेक्ट का होता है एंडोमेट्रियम का, कॉन्टेक्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट के साथ, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के साथ तो उसकी एंडोमेट्रियम लेयर के साथ जब वो अटैच होता है तो वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल से जो है वो पूरे का पूरा नरिशमेंट जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलता है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है कि डायग्राम में जो है वो सबसे बाहर जो है वो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट लेयर है। तो ट्रोफोब्लास्ट से जो है वो क्रॉनिक विलाई जो है वो बनते हैं। जो क्रॉनिक विलाई होते हैं, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की लेयर बनाई है तो इस एंडोमेट्रियम की लेयर में ये पैनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम लेयर में बहुत सारे जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ग्लाइकोजन सेल्स होते हैं। और इसी एंडोमेट्रियम में जब क्रॉनिक विलाई चले जाते हैं तो इन क्रॉनिक विलाई के थ्रू जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है वो न्यूट्रिशन मिलती है। और यही क्रॉनिक विलाई जो हैं, ये जो क्रॉनिक विलाई होते हैं, ये क्रॉनिक विलाई जो होते हैं ये फ्यूचर में जो है वो प्लेसेंटा का काम करते हैं। तो प्लेसेंटा, आपको पता है कि प्लेसेंटा जो है वो क्या है, एक इंटीमेट कनेक्शन है बिटवीन द फीटस। ये जो फीटस यहाँ पे बनेगा, जो नया जो यहाँ पे बेबी की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे एम्ब्रियो में, तो उसका जो कॉन्टेक्ट वो यूट्रस के साथ होता है। यूट्रस आपको याद होगा कि हमने जो है वो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था, ठीक है, इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया था, तो ये यूट्रस था। तो इस यूट्रस में जब फीटस जो है वो अटैच होता है तो वो किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा को कौन बनाता है, ये क्रॉनिक विलाई बनाते हैं, ठीक है। और क्रॉनिक विलाई किससे बनते हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर से बनते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था कि जब सबसे पहले क्या किया था हमने कि हमने ये पढ़ा कि जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद मरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है। तो जब ब्लास्टुला बन जाता है तो वो यूट्रस के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुलेशन। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन, जब ब्लास्टुला बन जाता है, अब जब ब्लास्टुला बनने के बाद जो है वो एंडोमेट्रियम लेयर के साथ अटैच हो जाएगा, तो अब हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ब्लास्टुला जो है वो एंडोमेट्रियम लेयर के साथ जो है वो अटैच हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। उसमें प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि जब यहाँ पे ब्लास्टुला जो है वो अटैच हो गया एंडोमेट्रियम के साथ, ठीक है। एंडोमेट्रियम कहाँ है, यूट्रस के बीच में। अब उस लेयर के साथ अटैच हो गया तो वो जो ब्लास्टुला है अब उसमें जो है वो 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसमें क्या बनेंगी, 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बनेंगी। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट की इनटू द गैस्ट्रुला। ब्लास्टुला जो है वो किस में चेंज हो जाता है, गैस्ट्रुला में। और गैस्ट्रुला में आप सब जानते हैं कि उसमें गैस्ट्रुला किसको बोलते हैं, जब उसमें 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। कौन कौन सी जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये तीनों के तीनों लेयर्स जो हैं वो बॉडी के हर एक ऑर्गन को जो है वो बनाती हैं। तो देखना है हमने कि गैस्ट्रुला कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियोनिक डिस्क की, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियोनिक डिस्क की। सो फॉर्मेशन होगी किसकी, एम्ब्रियोनिक डिस्क की। इस केस में क्या होता है कि
जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, जैसे जैसे ब्लास्टोसिस्ट जो है वो ग्रो करने लगती हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट है हमारे पास, ये ब्लास्टोसिस्ट है, जैसे जैसे ये ग्रो करने लगती हैं तो एम्ब्रियोनल नोब जो है वो स्ट्रेच होने लगता है। जो जो इसके सेल्स होते हैं वो एक रेगुलर लेयर बनाते हैं जिसको हम एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक डिस्क में जो है वो 3 रीजन्स होते हैं, एक सिफेलिक रीजन होता है, सिफेलिक मार्जिन होता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर होती है, और एक कॉडल मार्जिन होता है। देन उसके बाद फॉर्मेशन होती है एमनियोटिक कैविटी की। अ स्पेस अपीयर्स बिटवीन एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी। क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, इसमें जो एक स्पेस अपीयर होता है, स्पेस बनता है एम्ब्रियोनिक डिस्क में और ट्रोफोब्लास्ट में। ये देखिए इसमें a space appears between the embryonic disc and the trophoblast called amniotic cavity। हम amniotic cavity किसको बोलते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोनिक डिस्क के बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में यहाँ पे बनाया हुआ है, ये यहाँ पे, ये देखिए ये एमनियोटिक कैविटी यहाँ पे लेबल किया हुआ है। तो एमनियोटिक कैविटी एक स्पेस है, ठीक है, स्पेस को शो कर रहा है, ये किस किस के बीच में स्पेस को शो कर रहा है, एम्ब्रियोनिक डिस्क और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में, ट्रोफोब्लास्ट के बीच में। और इस कैविटी में क्या फील्ड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड फील्ड होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। कह रहा है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो कह रहे हैं कि जो सेल्स होते हैं ट्रोफोब्लास्ट के, वो जो हैं बहुत मास ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बिकॉज इट लाइज आउटसाइड द एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क के आउटसाइड में प्रेजेंट होने के कारण इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं। इट डज नॉट गिव राइज टू एनी टिश्यू ऑफ द एम्ब्रियो। ये जो है वो एम्ब्रियो को कोई भी टिश्यू नहीं बनाता है। द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इज डिफरेंशिएटेड into the somatopleuric extra embryonic mesoderm and inner splanchnopluric। देन उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ द जर्म लेयर्स। फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, तो सबसे पहले फॉर्मेशन होती है किसकी, एंडोडर्म की, ठीक है। फिर सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन होती है, एंडोडर्म की। द सेल प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ एम्ब्रियोनल नोब। एम्ब्रियोनल नोब के लोअर सरफेस पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से डिटैच होने लगते हैं, ठीक है, बाय फ्रॉम द एम्ब्रियोनल नोब। एम्ब्रियोनल नोब से जो है वो डिटैच हो जाएंगे। डिटैच्ड सेल्स जो हैं वो फ्लैट होते हैं, डिवाइड होते हैं, इंक्रीज करते हैं नंबर में, और क्या बनाते हैं, एंडोडर्म को। जो पार्ट होता है एंडोडर्म का जो कि लोकेटेड होता है एम्ब्रियोनल नोब के साथ, उसको एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म कहते हैं, विच लेटर ऑन फॉर्म द एम्ब्रियोनिक गट। वाइल द रिमेनिंग पार्ट जो है एंडोडर्म का वो ट्रोफोप्लास्ट के साथ अटैच्ड रहता है जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म कहते हैं और यॉक सैक भी कहते हैं। देन उसके बाद है फेट ऑफ एंडोडर्म। फेट ऑफ एंडोडर्म क्या है कि गट, मिडल ईयर, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, टंग, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, पैंक्रियाज, थायराइड, रेस्पिरेटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारा जो है वो किससे बनता है, एंडोडर्म से बनता है। देन फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म की। तो इट स्टार्ट एट द कॉडल रीजन ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क के कॉडल रीजन से जो है वो मीजोडर्म बनना स्टार्ट होता है। सेल्स जो है वो रैपिड प्रोलिफरेशन करते हैं, बहुत सारे सेल्स बनते हैं और पूरे का पूरा जो है वो एम्ब्रियोनिक डिस्क की थिकनिंग होने लगती है। जो प्रोलिफरेटेड सेल्स हैं वो बाद में एक दूसरे से डिटैच होकर, एम्ब्रियोनिक डिस्क से डिटैच होकर एक अलग लेयर बनाते हैं जिसका नाम है मीजोडर्मल लेयर, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म में बनती हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंड फीटल मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंड फीटल मेम्ब्रेन, इसमें सबसे पहला मेम्ब्रेन है कोरियन का मेम्ब्रेन है। कोरियन को में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल जो है लंग्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ये हेल्प करता है गैसेस की एक्सचेंज को और ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में। देन उसके बाद एमनियन का स्ट्रक्चर है। एमनियन जो है ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कभी कभी जो है वो जो फीटस होता है उसको अगर झटका लगे तो फीटस को जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, अंदर बेबी की जो होता है पेट में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको जो है वो कोई इंजरी ना आए, उसको प्रोटेक्ट करता है किससे, शॉक से।
ठीक है, किसी झटके से। इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो कौन जो है वो उसको झटके से बचाता है, कौन सी लेयर होती है, कौन सी मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम क्या है, एमनियन। एमनियन जो है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, प्रोवाइड करता है एक्वेटिक मटेरियल एम्ब्रियो के लिए, और एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिव कुशन दैट एब्जॉर्ब्स शॉक। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है एलांटवाइज। एलांटवाइज एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी, आपको सबको पता है कि किडनी का क्या काम होता है, बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने में इसकी मदद होती है। तो एलांटवाइज जो है इसका भी सेम वही काम है, जो बच्चे की जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने में कौन सी लेयर जो है वो मदद करती है, फीटल की, एलांटवाइज। देन उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है योक सैक। योक सैक को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट कहते हैं। योक सैक जो है वो स्टोर करके रखता है फूड को, ठीक है, और योक को। सो इट इज़ कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट। तो इसको जो है वो हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट कहते हैं। ह्यूमंस के केस में यॉक जो है वो पुअरली डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि सारे का सारा न्यूट्रिएंट जो है वो बेबी को किसके थ्रू मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। तो ये इट डेवलप एट लार्ज एक्सटेंट इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, और ये लार्ज एक्सटेंट में रेप्टाइल्स और बर्ड्स में होता है। क्यों? क्योंकि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एग्स होते हैं। तो एग्स जो हैं, एग्स का कोई कनेक्शन नहीं होता है मदर के यूट्रस के साथ। क्यों? क्योंकि एग्स जो है वो आउटसाइड होते हैं। तो आउटसाइड एग्स में पूरी डेवलपमेंट होने के लिए जो बच्चा होता है एग्स में, ठीक है, उसको अपनी न्यूट्रिशन लेने के लिए किसके ऊपर फीड करना होता है, योक सैक के ऊपर। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में योक सैक काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, बल्कि ह्यूमन बींग्स में जो है योक सैक जो है वो कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बेबी होता है पेट में उसको डायरेक्ट न्यूट्रिशन जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो ये डायग्राम्स हैं कुछ प्लेसेंटा की। इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक अगर 2 मार्क्स में ये आता है तो आपको ये सारा करना पड़ेगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा आपको मैंने पहले ही बताया कि एक मैकेनिकल फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है ये माँ के बीच में और बच्चे के बीच में, मैटरनल एंड फीटल टिश्यू के बीच में। फीटल पार्ट जो है वो मेनली जो है वो कोरियन से बना हुआ होता है। फीटल पार्ट जो है वो किससे बना होता है, कोरियन से बना होता है। डेसिडुआ बेसियलिस जो इसमें लेयर होती है वो मैटरनल पार्ट बनती है प्लेसेंटा का। फीटस जो है वो कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, बाय अम्बिलिकल कॉर्ड भी बीच में प्रेजेंट होती है। तो फंक्शन इसके क्या क्या होते हैं प्लेसेंटा के? पहला है न्यूट्रिटिव ऑर्गन है ये। फूड मटेरियल जितना भी मदर्स ब्लड से फीटस को जाता है थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है, वो जाएगा। देन उसके बाद डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ट्रोफोब्लास्ट जो है ह्यूमन प्लेसेंटा की, आपको भी बताया मैंने, जब डेवलपमेंट हो रही थी ब्लास्टोसिस्ट की तो उसमें ट्रोफोब्लास्ट लेयर हम बना रहे थे। तो ट्रोफोब्लास्ट है जो है ह्यूमन प्लेसेंटा की, वो डाइजेस्ट करती है प्रोटीन्स को और अदर कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स को। देन उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं कुछ मेम्ब्रेन्स। तो रेस्पिरेशन जो है वो मदर और फीटस ब्लड के बीच में होती है थ्रू प्लेसेंटा। देन उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है ये। नाइट्रोजन वेस्टेज जो हैं वो पास होते हैं फीटल ब्लड से मदर ब्लड से। फीटल जो नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं वो पास होते हैं फीटल ब्लड से मदर्स ब्लड में थ्रू प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम भी कर रहा है। देन उसके बाद स्टोरेज ऑर्गन है। स्टोरेज ऑर्गन में बताया कि प्लेसेंटा जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है फीटस के लिए, फॉर द फीटस। देन उसके बाद ये जो है वो इसमें बैरियर का काम करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन मदर एंड फीटल ब्लड। मदर का ब्लड जो है फीटल ब्लड से डिफरेंट भी होता है कई बार, ठीक है, तो उसके बीच में ये बैरियर का काम करता है। देन उसके बाद जो है वो एंडोक्राइन ऑर्गन है ये। प्लेसेंटा जो है वो एक्सक्रीट करता है एस्ट्रोजन को, रिलैक्सिन को, प्रोजेस्टेरॉन को, और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन को, और ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो एक हार्मोन है ना ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्रायोनिक गोनेडोट्रोफिन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। द कोलोस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडीज, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोजेस्टेरॉन।